आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं जो साइकोलॉजी के रिसर्च में बैकबोन का काम करता है, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन और क्यों हम इसे इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं? सबसे पहले सोच कर देखिए, अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में बिना सोच विचार के रैंडम काम करने लगे, क्या हम उस एक्सपेरिमेंट से कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे? मान लीजिए आप एक खाना बना रहे हैं, रेसिपी। अगर आप बिना किसी प्लान के इंग्रेडिएंट्स डालते चले जाएं, कभी थोड़ा नमक ज़्यादा, कभी कम, कभी मसाले गलत टाइम पे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि खाना परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट खाना बनाने के लिए आपको एक रेसिपी फॉलो करनी पड़ती है जिसमें सब कुछ मेजर्ड और प्लान्ड होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी कुछ ऐसा ही होता है। साइंटिफिक रिसर्च में हमें कॉज और इफ़ेक्ट को समझना होता है। मतलब हमें ये देखना होता है कि एक चीज़ जो हम चेंज कर रहे हैं दूसरी चीज़ को कैसे इम्पैक्ट करती है। यही रीज़न है कि हमें एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से प्लान करना पड़ता है। अगर हम अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो रिज़ल्ट आया है वो सच में उस चेंज की वजह से आया है या किसी और रैंडम फैक्टर की वजह से। अब ये सब कुछ कैसे होता है? कंट्रोल कंडीशंस का यूज़ करके। सोचिए, अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करते तो हम कैसे जानेंगे कि जो नतीजा आया वो एक्सपेरिमेंट की वजह से आया है या किसी और एक्सटर्नल चीज़ की वजह से? कंट्रोल कंडीशन का मतलब होता है कि हम कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ एक या दो चीज़ों को चेंज करते हैं जिससे हमें एक क्लियर कंक्लूजन तक पहुंच सके। साइकोलॉजी में जब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट हो और जो फाइंडिंग्स हम निकाल रहे हैं वो रिलायबल और वैलिड हों। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का सहारा लेना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बिना हम कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। मतलब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक इंटरवेंशन जैसे म्यूज़िक सुनना किसी चीज़ जैसे मेमोरी को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, तो आपको एक एक्सपेरिमेंट को इस तरीके से डिज़ाइन करना होगा कि आप जेन्युइनली समझ पाएँ कि मेमोरी में इम्प्रूवमेंट म्यूज़िक की वजह से हो रहा है और किसी और रैंडम फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम दो बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला कॉज और दूसरा इफ़ेक्ट। कॉज वो चीज़ है जो हम चेंज कर रहे हैं, जैसे म्यूज़िक सुनना या न सुनना। इफ़ेक्ट उस चेंज का क्या असर हो रहा है, जैसे मेमोरी में इम्प्रूवमेंट या डिक्लाइन। इन दोनों चीज़ों को क्लियरली समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमेटिकली डिज़ाइन करते हैं। आप ये समझिए कि जैसे एक आर्किटेक्ट अपनी बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही एक रिसर्चर अपने एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन बनाता है। हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है ताकि रिजल्ट्स रिलायबल हों। इसलिए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बिना साइंटिफिक रिसर्च में क्लैरिटी और एक्यूरेसी लाना मुश्किल हो जाता है। अब जब हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल को समझना पड़ता है। वेरिएबल का मतलब होता है वो चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट में चेंज होती हैं या जिन्हें हम मेज़र करते हैं। दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी IV और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी DV। ये दो वेरिएबल्स आपको हर एक्सपेरिमेंट में मिलेंगे और इन्हें समझना सबसे ज़रूरी होता है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी IV को समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो चीज़ होती है जो एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर चेंज करता है। ये वेरिएबल वो है जो रिसर्चर के कंट्रोल में होता है। इसको इंडिपेंडेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के किसी और पार्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से इम्पैक्ट होता है। ये वेरिएबल डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि इसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस पर डिपेंड करती है।
एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ज़्यादा स्टडी टाइम एग्ज़ाम रिजल्ट्स को कैसे अफेक्ट करता है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा स्टडी टाइम, क्योंकि हम इस चीज़ को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कितने घंटे स्टडी करने से रिजल्ट्स बदलते हैं। वहीं डिपेंडेंट वेरिएबल होगा एग्ज़ाम का रिजल्ट, क्योंकि एग्ज़ाम के स्कोर्स स्टडी टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं। ये डिपेंडेंट है स्टडी टाइम पर। इस एग्जाम्पल में हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे आप स्टडी टाइम को बढ़ाते हैं, आप देखते हैं कि एग्ज़ाम रिजल्ट्स पर क्या असर पड़ता है। इस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल को मेज़र करके हम ये पता करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट था। अब यहाँ पर रिसर्चर्स कुछ कॉमन गलतियाँ करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। पहली गलती होती है वेरिएबल्स को गलत समझना। कई बार लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को उल्टा समझ लेते हैं और इस कंफ्यूजन की वजह से पूरा एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। मान लीजिए आप एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें आप देखना चाहते हैं कि किस तरह की म्यूजिक मेमोरी को इम्पैक्ट करता है। अगर आप म्यूजिक टाइप को डिपेंडेंट वेरिएबल समझ लेते हैं और मेमोरी स्कोर को इंडिपेंडेंट, तो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि म्यूजिक टाइप को आप चेंज कर रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। मेमोरी स्कोर्स पर उसका क्या असर पड़ता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ये गलती तब होती है जब रिसर्चर वेरिएबल्स को क्लियर नहीं समझते और इस वजह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी गलत या मिसलीडिंग होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वेरिएबल्स को मेजरेबल बनाना। आपको अपने वेरिएबल्स को इस तरह से डिफाइन करना पड़ता है कि उन्हें एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। अगर आपके वेरिएबल्स मेजरेबल नहीं हैं तो आपके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स अनरिलायबल हो सकते हैं। मान लीजिए आप ये देखना चाहते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जैसे कि रिवॉर्ड्स बच्चों के बिहेवियर को कैसे बदलता है। अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को सिर्फ वेग टर्म्स में समझते हैं, जैसे प्रेज करना या रिवॉर्ड्स देना, तो आपको मेजरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको इस वेरिएबल को क्लियरली डिफाइन करना होगा, जैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स पर टास्क या डेली प्रेज सेशंस। ऐसे मेजरेबल वेरिएबल से ही आप रिलायबल डेटा कलेक्ट कर पाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है जिसमें आपने कोई एक चीज़ बदली और दूसरी चीज़ पर उसका डायरेक्ट असर देखा। जैसे मान लीजिए आपने अपनी स्टडी रूटीन चेंज की हो और फिर देखा हो कि आपके मार्क्स में क्या बदलाव आया। इस एग्जाम्पल से आप आईवी और डीवी को अपनी रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों हमें वेरिएबल्स को इतना डिटेल में समझना पड़ता है। क्योंकि वेरिएबल्स को गलत समझने से एक्सपेरिमेंट की इंटरप्रिटेशन भी गलत हो जाती है। अगर आपको पता नहीं है कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो आप कॉज और इफेक्ट का कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। और अगर डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर नहीं है तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि जो रिजल्ट आपको मिले हैं वो किसकी वजह से आए हैं। वेरिएबल्स एक तरह से एक्सपेरिमेंट का स्केलेटन बनते हैं। अगर स्केलेटन वीक होगा तो पूरा एक्सपेरिमेंट ही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का क्लियर अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है। जैसे हमने पहले कुकिंग का एग्जांपल दिया था, अगर आपको पता नहीं है कि आप कौन से इंग्रेडिएंट को चेंज कर रहे हैं और किस इंग्रेडिएंट का रिजल्ट आप मेज़र कर रहे हैं, तो खाना बनाते वक्त आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए हमारे रिसर्च में भी हर वेरिएबल का क्लियरली डिफाइंड होना ज़रूरी है। इन दोनों वेरिएबल्स को समझने के बाद ही आप अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर पाएंगे और उसके वैलिड कंक्लूजन्स निकाल पाएंगे। अब तक हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझा और कैसे उन्हें क्लियरली डिफाइन करना ज़रूरी होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को रिलायबल बनाने के लिए क्रूशियल होता है, वो है कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अगर आप इन दोनों को समझ लेते हैं तो आप एक्सपेरिमेंट को और अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। कंट्रोल ग्रुप का काम होता है एक बेसलाइन प्रोवाइड करना। बेसलाइन का मतलब है एक ऐसा स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट जिससे हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स का कंपैरिजन कर सकें।
कंट्रोल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंजेस से बचाया जाता है। मतलब उनके लिए एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज़ चेंज हो रही है यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसका उन पर कोई असर नहीं होता। कंट्रोल ग्रुप का पर्पस ये होता है कि हमें एक क्लियर आइडिया मिल सके कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज न किया जाए तो रिजल्ट कैसे होते हैं। इससे हम आसानी से समझ पाते हैं कि जो भी इफेक्ट हमने देखा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से हुआ है या नहीं। सोचिए, अगर हम एक नए ड्रग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये समझें कि ये नया ड्रग एक बीमारी को ट्रीट करने में कितना इफेक्टिव है। अगर हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स पर फोकस करेंगे जिसे ड्रग दिया गया और कंट्रोल ग्रुप नहीं बनाएंगे तो हमें कभी ये नहीं पता चलेगा कि जो रिजल्ट आया वो नेचुरल रिकवरी की वजह से था या ड्रग के कारण। कंट्रोल ग्रुप्स को एक्सपेरिमेंट में एक प्लेसिबो दिया जाता है जो बिल्कुल इनएक्टिव सब्सटेंस होता है, ताकि हमें कंपैरिजन करने का एक रेफरेंस मिल सके। इससे हम देख पाते हैं कि जो इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में देखा गया वो सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी ड्रग की वजह से था और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं था। ऑन द अदर हैंड, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। इस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को हमारे एक्सपेरिमेंट का असली इंटरवेंशन दिया जाता है, जैसे कि कोई नया ड्रग, थेरेपी या कोई ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक ड्रग ट्रायल कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को वो असली ड्रग दिया जाता है। इस ग्रुप के रिजल्ट्स को कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि ड्रग का इफेक्ट क्या है। इस कंपेरिजन से हम कॉज इफेक्ट को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमें इम्प्रूवमेंट या सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिलता है जो कंट्रोल ग्रुप में नहीं होता, तो हम कॉन्फिडेंटली कह पाते हैं कि ये इफेक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण है और किसी और चीज की वजह से नहीं है। अब सवाल उठता है कि कंट्रोल ग्रुप का होना इतना जरूरी क्यों है। इसका सिंपल जवाब ये है कि बिना कंट्रोल ग्रुप के हम फॉल्स कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सोचिए, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिना कंट्रोल ग्रुप के, तो हम जो भी रिजल्ट्स देखेंगे उनका असली सोर्स आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। हमें नहीं पता चलेगा कि वो रिजल्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आए हैं या किसी और रैंडम फैक्टर की वजह से। हाँ, एक और ज़रूरी बात कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के बारे में। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को गलत डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके पार्टिसिपेंट्स की एज, जेंडर या हेल्थ कंडीशंस का ध्यान नहीं रखा गया, तो ये चीज़ें आपके रिजल्ट्स को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। कंट्रोल ग्रुप होने से आप इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का असर मिनिमाइज कर पाते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स दोनों में ये फैक्टर्स जनरली सेम होते हैं। कंट्रोल ग्रुप्स का यूज सिर्फ ड्रग ट्रायल्स तक सीमित नहीं है, हर तरह के साइंटिफिक रिसर्च में इनका यूज होता है। साइकोलॉजी में भी कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में कितनी इफेक्टिव है, तो हम एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं जिसे या तो कोई थेरेपी नहीं दी जाती है या उन्हें एक प्लेसिबो थेरेपी दिया जाता है, और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं जिसे असली थेरेपी दी जाती है। इन दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट्स का कंपैरिजन करके हम समझते हैं कि थेरेपी का असर डिप्रेशन पर कितना है। जैसे वैक्सीन ट्रायल्स में हमने देखा, वहीं प्रोसेस साइकोलॉजिकल थेरेपीज, एजुकेशनल इंटरवेंशंस और बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स में भी फॉलो किया जाता है। अगर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता तो हमें रिजल्ट्स का पता नहीं चल पाता। जैसे कि अगर कोई पेशेंट नेचुरली बेटर हो गया या उसने अपने आप कोई और स्ट्रेटजी फॉलो की जो थेरेपी का पार्ट नहीं थी, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंट्रोल ग्रुप होने से हम ऐसे डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं। तो इन कंक्लूजन, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का प्रॉपर यूज करना एक्सपेरिमेंट के वैलिड और रिलायबल रिजल्ट्स के लिए एसेंशियल होता है। कंट्रोल ग्रुप से हमें एक क्लियर बेसलाइन मिलती है
जिससे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के असर को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को मैनिपुलेट करके हम ये समझ पाते हैं कि जो भी इफेक्ट आया है वो एक्सपेरिमेंट के वजह से था या किसी और फैक्टर के कारण। अब तक हमने वेरिएबल्स, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स को समझा जो एक एक्सपेरिमेंट को स्ट्रक्चर्ड और रिलायबल बनाते हैं। लेकिन एक और क्रूशियल एलिमेंट है जो एक्सपेरिमेंट को बायस फ्री बनाता है, वो है रैंडमाइजेशन। रैंडमाइजेशन से एक्सपेरिमेंट की क्रेडिबिलिटी और वैलिडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट्स एक वाइड पॉपुलेशन के लिए रेलेवेंट और अनबायस्ड हों। सबसे पहले रैंडमाइजेशन का मतलब समझना जरूरी है। रैंडमाइजेशन 2 तरीके से किया जाता है, पहला रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा रैंडम असाइनमेंट। जब हम बात करते हैं पहले रैंडम सैम्पलिंग की, जब हम किसी बड़ी पॉपुलेशन में से रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हर इंडिविजुअल को इक्वल चांस होता है कि वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने। और दूसरा है रैंडम असाइनमेंट, यानी रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में डिवाइड करना, यानी किसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालना है और किसको कंट्रोल ग्रुप में, ये एक रैंडम प्रोसेस के जरिए किया जाता है। रैंडमाइजेशन का बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी पार्टिसिपेंट का ग्रुप में आना या एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना प्योर चांस के बेसिस पर हो, ताकि कोई बायस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स में इंटरफियर ना करे। रैंडमाइजेशन का मेन गोल होता है बायस को अवॉइड करना। बायस एक ऐसी चीज है जो रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट को बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है बिना हमें पता चले। अगर हम बायस से बचेंगे नहीं तो जो फाइंडिंग्स हमें मिलेगी वो इनएक्यूरेट या मिसलीडिंग हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में सिर्फ अपने दोस्तों को डाल दें तो क्या ये अनबायस्ड रिसर्च होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे दोस्तों के साथ हमारी अपनी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग होती है जो रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। शायद वो अलग तरीके से रिएक्ट करें या उनका बिहेवियर डिफरेंट हो। इस सिचुएशन में हम सच में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बायस्ड चॉइस कर चुके हैं। रैंडमाइजेशन हमें ये इंश्योर करने में मदद करती है कि जो भी रिजल्ट्स हम पा रहे हैं वो नेचुरल हैं और कोई हिडन फैक्टर जैसे रिसर्चर का अपना प्रेफरेंस उन्हें अफेक्ट नहीं कर रहा। रैंडम सैम्पलिंग की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी रिसर्च का मकसद एक जनरल पॉपुलेशन के लिए वैलिड रिजल्ट्स पाना हो। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स पर नहीं लागू होना चाहिए जो हमारे स्टडी का हिस्सा थे, बल्कि पूरी पॉपुलेशन के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते तो हो सकता है हमारी सैंपल पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक तरह की हो, जैसे सभी पार्टिसिपेंट्स एक ही एज ग्रुप या बैकग्राउंड के हों, जो रिजल्ट्स को स्क्यूड कर सकती है, बिगाड़ सकती है। ऑन द अदर हैंड, रैंडम असाइनमेंट काम आता है तब जब हम पार्टिसिपेंट्स को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। रैंडम असाइनमेंट इंश्योर करता है कि दोनों ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम रैंडम हो और कोई सिस्टमेटिक डिफरेंस दोनों ग्रुप्स के बीच न हो। इससे हम कॉन्फिडेंटली ये कह पाते हैं कि जो भी चेंजेस एक्सपेरिमेंट में देखे गए वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, न कि पार्टिसिपेंट्स के बैकग्राउंड के किसी इनहेरेंट डिफरेंसेस के कारण। रैंडमाइजेशन का एक और फायदा ये होता है कि ये कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो हिडन फैक्टर्स होते हैं जो आपके रिजल्ट्स को बायस कर सकते हैं अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया गया। रैंडमाइजेशन के जरिए हम इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स रैंडम तरीके से ग्रुप्स में असाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ड्रग ट्रायल कर रहे हैं और रैंडमाइजेशन नहीं करते तो हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज़्यादा हेल्दी पार्टिसिपेंट्स आ जाए और कंट्रोल ग्रुप में ज़्यादा अनहेल्दी पार्टिसिपेंट्स। ऐसे में अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो हमें नहीं पता चलेगा कि वो ड्रग की वजह से हुआ या पार्टिसिपेंट्स के इनिशियल हेल्थ स्टेटस की वजह से। रैंडमाइजेशन से हम ऐसे कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का इम्पैक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं।
इमेजिन करिए अगर रैंडमाइजेशन नहीं होती तो क्या होता। अगर हम रिसर्चर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पार्टिसिपेंट्स को ग्रुप्स में डालते तो हो सकता है कि हम जानबूझकर या अनजाने में अपने प्रिफर्ड ग्रुप्स को बेटर पार्टिसिपेंट्स दे दें। जैसे अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हो सकता है कि हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में ज़्यादा हेल्दी या इंटेलिजेंट लोग डाल दें ताकि रिजल्ट्स इम्प्रेसिव दिखें। लेकिन ऐसे केसेस में जो भी रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो अनरिलायबल होंगे क्योंकि उन्हें बायस ने अफेक्ट किया होगा। रैंडमाइजेशन ये इंश्योर करता है कि पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन और ग्रुपिंग कम्प्लीटली फेयर और अनबायस्ड रहे और हम एक्चुअल साइंटिफिक ट्रूथ तक पहुंच सकें। रैंडमाइजेशन का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि ये हमारे रिजल्ट्स को जनरलाइजेबल बनाता है। जनरलाइजेबिलिटी का मतलब है कि जो भी फाइंडिंग हम एक्सपेरिमेंट में पाते हैं, ढूंढते हैं, वो ब्रॉडर यानी बड़े पॉपुलेशन पर भी लागू होती है। अगर हम रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो हमें एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मिलता है जो पूरी पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है कि जो भी रिजल्ट हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखे वो पॉपुलेशन के हर सेक्शन के लिए रेलेवेंट है, न कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट्स के लिए। अगर हम रैंडमली सैंपल नहीं करते तो हमारे रिजल्ट्स एक लिमिटेड ग्रुप के लिए ट्रू हो सकते हैं लेकिन पूरी पॉपुलेशन के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ स्टूडेंट्स को इंक्लूड करते हैं और रैंडमली सैंपल नहीं करते तो हो सकता है जो कंक्लूजन हम निकालते हैं वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए वैलिड हों और जनरल पब्लिक के लिए नहीं। रैंडमाइजेशन से हम इस इशू को अवॉइड कर पाते हैं और अपने रिजल्ट्स को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ा आप अपनी लाइफ में सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसमें आपने रैंडमाइजेशन का यूज़ किया हो? जैसे कि जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं, आप रैंडम सिलेक्शन का यूज़ करते हैं, जैसे कॉइन टॉस, और ये तरीका इंश्योर करता है कि डिसीजन अनबायस्ड रहे और किसी एक पर्सन की प्रेफरेंस का असर न पड़े। इन कंक्लूजन, रैंडमाइजेशन एक अहम टूल है जो एक्सपेरिमेंट को बायस फ्री बनाता है, कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के इफेक्ट को मिनिमाइज करता है और रिजल्ट्स को जनरलाइजेबल बनाता है। रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम असाइनमेंट के बिना हमारे एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स एक्यूरेट और रिलायबल नहीं हो सकते। रैंडमाइजेशन से ही हम जेन्युइन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश कर पाते हैं। अब तक हमने ट्रू एक्सपेरिमेंट्स को समझा जिसमें रैंडमाइजेशन और कंट्रोल ग्रुप्स का यूज होता है ताकि रिजल्ट्स अनबायस्ड और रिलायबल हो सके। लेकिन हर सिचुएशन में रैंडमाइजेशन करना पॉसिबल नहीं होता। जब रैंडमाइजेशन नहीं किया जा सकता तब रिसर्चर्स क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स का यूज करते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के फ्रेमवर्क को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। अब हम समझेंगे कि क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स कैसे ट्रू एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट होते हैं और कब इनका यूज किया जाता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स में एक मेजर डिफरेंस होता है रैंडम असाइनमेंट का अब्सेंस होना। यानी ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में हम पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में असाइन करते हैं, लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स में ये रैंडमाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। इसका मतलब ये है कि क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स में ग्रुप्स प्री एग्जिस्टिंग होते हैं और रिसर्चर्स को उन ग्रुप्स के साथ काम करना पड़ता है बिना उन्हें रैंडमाइज किए। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स में हम स्टिल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को देखते हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि रिजल्ट्स का पूरा कॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, क्योंकि रैंडमाइजेशन का लैक रिजल्ट्स को कंफाउंडिंग वेरिएबल से बायस कर सकता है। यानी क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स में हम कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उतने श्योर नहीं होते जितने एक ट्रू एक्सपेरिमेंट में होते हैं। क्वाजी एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन ये होता है कि पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं किया जाता। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स में रैंडम असाइनमेंट इसलिए होती है ताकि कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का इम्पैक्ट मिनिमाइज हो, लेकिन क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स में रिसर्चर्स को वही ग्रुप्स लेने पड़ते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल सोचिए हम एक स्कूल में किसी टीचिंग मेथड को टेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक स्पेसिफिक क्लास है जिसमें हमने एक नया टीचिंग मेथड इम्प्लीमेंट किया और हम एक और क्लास को कंट्रोल ग्रुप में लेते हैं जिसमें पुराना मेथड चल रहा है। इस केस में हम स्टूडेंट्स को रैंडमली असाइन नहीं कर सकते हैं, बल्कि एग्जिस्टिंग क्लासेस के बेसिस पर काम कर रहे हैं। यानी रैंडमाइजेशन का अब्सेंस एक की लिमिटेशन बन जाता है, क्योंकि हमें ये श्योर नहीं होता कि दोनों क्लासेस का बैकग्राउंड सेम है या नहीं। हो सकता है एक क्लास के स्टूडेंट्स एकेडमिकली स्ट्रॉन्गर हो या दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अलग हो। मान लीजिए हम एक स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम का इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं। हमें दो ग्रुप्स मिलते हैं। एक ग्रुप वो है जो पहले से फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज्ड है और दूसरा ग्रुप वो है जिसमें हम इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इन ग्रुप्स को रैंडमाइज नहीं किया गया है, क्योंकि स्कूल इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग क्लासेस को ही एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करना पड़ता है। इस केस में हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट है, लेकिन क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं हुई है, ये पॉसिबल है कि पहले से ही जो ग्रुप एक्टिव है वो नेचुरली हेल्दियर हो और दूसरा ग्रुप जो इंटरवेंशन रिसीव कर रहा है वो बेस लाइन पर कम एक्टिव हो। रैंडम असाइनमेंट्स के बिना हमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इंटरवेंशन का रिजल्ट है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्टर्स का। अब हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में बात करते हैं कि इनसे फायदे क्या हैं और इनके नुकसान क्या है। पहले प्रोज की बात करते हैं। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स उन सिचुएशंस में हेल्पफुल होते हैं जहां रैंडमाइजेशन करना इथिकली या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज या लार्ज स्केल एजुकेशनल रिफॉर्म्स को रैंडमली असाइन करना पॉसिबल नहीं होता। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में इंटरवेंशंस को टेस्ट करने के लिए काम आते हैं। कभी कभी ह्यूमन रिसर्च में ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां रैंडम असाइनमेंट अनइथिकल हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम एक हेल्थ इंटरवेंशन टेस्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स को इंटेंशनली डिप्राइव्ड रखा जाए, तो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा इथिकल होते हैं, क्योंकि नेचुरली एग्जिस्टिंग ग्रुप्स के साथ काम किया जाता है। ट्रू एक्सपेरिमेंट्स लेबोरेटरी सेटिंग्स में कंट्रोल इन्वायरमेंट में होते हैं, जबकि क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स नेचुरल सेटिंग्स में परफॉर्म किए जाते हैं, जो उन्हें रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के लिए ज़्यादा अप्लीकेबल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्कूल में टीचिंग इंटरवेंशन को टेस्ट करते हैं तो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वैसा ही होगा जैसे वो रियल वर्ल्ड में होने वाला है। अब इसके कुछ कॉन्स भी हैं। रैंडमाइजेशन न होने की वजह से रिजल्ट्स में कंफाउंडिंग वेरिएबल का असर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरवेंशन वाले ग्रुप के स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इम्प्रूव देखते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये इम्प्रूवमेंट इंटरवेंशन का रिजल्ट है या ग्रुप के स्टूडेंट का ऑलरेडी सुपीरियर एकेडमिक परफॉर्मेंस का रिजल्ट है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस कंफाउंडिंग फैक्टर्स बन सकते हैं। रिसर्चर्स को ये कॉशन के साथ इंटरप्रेट करना पड़ता है कि जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है वो एक्चुअल इंटरवेंशन का इम्पैक्ट है या दूसरी अंडरलाइंग डिफरेंसेस का। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स का एक और रियल वर्ल्ड एग्जांपल है गवर्नमेंट पॉलिसीज का इवैल्यूएशन। सोचिए, अगर सरकार एक नई एजुकेशन पॉलिसी को टेस्ट कर रही है तो हमें नेचुरली जो स्कूल्स या रीजन्स अवेलेबल हैं उन्हीं में इंटरवेंशन करना होता है। हम रैंडम स्कूल्स को सिलेक्ट नहीं करते, बल्कि जो भी स्कूल्स पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं उन्हीं का डेटा देखते हैं। इस केस में क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट हेल्पफुल होता है, लेकिन क्योंकि रैंडम असाइनमेंट नहीं है, हमें ये श्योर नहीं होता कि जो रिजल्ट हम देख रहे हैं वो पॉलिसी के कारण है या उस रीजन के स्कूल्स के इनहेरेंटली बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर या टीचर्स के कारण। लेकिन रियल वर्ल्ड में लार्ज स्केल इंटरवेंशंस को रैंडमाइज करना प्रैक्टिकल नहीं होता, तो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट का यूज किया जाता है। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट्स तब यूजफुल होते हैं जब हम रियल वर्ल्ड सेटिंग में इंटरवेंशन को टेस्ट कर रहे होते हैं और रैंडमाइजेशन इथिकल या प्रैक्टिकल नहीं होती, जैसे एजुकेशनल इंटरवेंशन, सोशल प्रोग्राम्स और
हेल्थ केयर पॉलिसीज में क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स काफ़ी यूजफुल होते हैं, क्योंकि उनमें रैंडम असाइनमेंट करना पॉसिबल नहीं होता। जब भी हम साइकोलॉजिकल रिसर्च की बात करते हैं, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है वो है इथिक्स। रिसर्च में रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स चाहे कितने भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, अगर वो इथिकली सही तरीके से नहीं की गई है तो वो रिसर्च वैल्यू लूज कर देती है। अब हम समझेंगे कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में इथिक्स का क्या रोल है, कौन से इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ज़रूरी होते हैं और कैसे रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट्स की वेल बीइंग का ध्यान रखते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च में इथिक्स का रोल सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। जब हम ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो हमें उनके राइट्स और वेल बीइंग का ध्यान रखना पड़ता है। रिसर्चर्स को ये इंश्योर करना होता है कि उनका एक्सपेरिमेंट पार्टिसिपेंट्स के लिए सेफ है और उन्हें किसी भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल हार्म का सामना नहीं करना पड़ेगा। एथिकल गाइडलाइन को बनाने का पर्पस ये होता है कि साइंस और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाए रखा जाए। कुछ इंपॉर्टेंट एथिकल प्रिंसिपल्स जो साइकोलॉजिकल रिसर्च में फॉलो किए जाते हैं वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू विथड्रॉ, डिसेप्शन और कॉन्फिडेंशियलिटी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। रिसर्च में शुरू करने से पहले पार्टिसिपेंट्स को क्लियर और सिंपल टर्म्स में बताना होता है कि उनसे एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाएगा। उन्हें बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट किस पर्पस के लिए है, क्या रिस्क हो सकते हैं और उनका पार्टिसिपेशन वॉलंटरी है। इसे इन्फॉर्म्ड कंसेंट कहते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब है कि पार्टिसिपेंट्स फुली अवेयर होते हैं कि उनके साथ क्या होने वाला है और वो अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा है राइट टू विथड्रॉ। रिसर्च के दौरान पार्टिसिपेंट्स को हमेशा ये राइट होता है कि वो एक्सपेरिमेंट को छोड़कर जा सकें बिना किसी प्रेशर या रिपरकशन के। उन पर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि उन्हें एक्सपेरिमेंट पूरा करना ही है। और तीसरा है डिसेप्शन। कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में ट्रू पर्पस को रिवील नहीं किया जा सकता क्योंकि वो रिसर्च के रिजल्ट्स को बायस कर सकता है। इस केस में रिसर्चर्स को डिसेप्शन का यूज करना पड़ता है, लेकिन डिसेप्शन को इथिकल तभी माना जाता है जब वो बिल्कुल नेसेसरी हो और उसका जस्टिफिकेशन हो। पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंट के बाद डीब्रीफिंग दी जाती है जिसमें उन्हें सच बताया जाता है कि एक्सपेरिमेंट का रियल पर्पस क्या था। और चौथा है कॉन्फिडेंशियलिटी। पार्टिसिपेंट के पर्सनल डेटा और रिस्पॉन्सेस को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। ये इथिकल गाइडलाइन का एक और मेजर कंपोनेंट होता है। रिसर्चर को इंश्योर करना होता है कि पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी किसी भी तरह से रिवील न हो और उनका डेटा उनके परमिशन के बिना किसी के साथ शेयर न किया जाए। अब हम बात करते हैं एक सिंपल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के बारे में। एक वेल डिजाइंड एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। हम अभी एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट के जरिए हर स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप समझ सकें कि साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कैसे प्लान और एग्जीक्यूट किए जाते हैं। पहला है चूज अ हाइपोथेसिस। सबसे पहले आपको एक हाइपोथेसिस चूज करना होता है। हाइपोथेसिस एक क्लियर और कंसाइज स्टेटमेंट होती है जो आप टेस्ट करना चाहते हैं। ये एक ऐसे सवाल का जवाब होती है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है। आपका रिसर्च क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज को कैसे इफेक्ट करती है तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस चीज को मैनिपुलेट करेंगे यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और क्या मेजर करेंगे यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। एग्जाम्पल, डज लिसनिंग टू म्यूजिक इम्प्रूव मेमोरी परफॉर्मेंस। ये एक सिंपल और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है जो आप टेस्ट कर सकते हैं। हाइपोथेसिस को टेस्टेबल बनाना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन का जवाब मेजरेबल डेटा के थ्रू दे सकते हैं। अगर आपका हाइपोथेसिस वेग है तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरा स्टेप है डिफाइनिंग वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल।
अगला स्टेप होता है अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करना। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर होता है जो आप एक्सपेरिमेंट में मैनिपुलेट करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो फैक्टर होता है जो आप मेजर करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखना चाहते हैं कि म्यूजिक मेमोरी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है या नहीं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा लिसनिंग टू म्यूजिक और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा मेमोरी परफॉर्मेंस। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजरेबल तरीके से डिफाइन करें। इस केस में मेमोरी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे? आप एक मेमोरी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट्स को वर्ड्स या नंबर्स याद रखने होते हैं और फिर देखा जाता है कि वो कितने एक्यूरेटली रिकॉल करते हैं। तीसरा स्टेप है डिज़ाइन, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। अब आपको अपने एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिज़ाइन करना होगा। कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के केस में कंट्रोल ग्रुप होगा जो लोग म्यूजिक नहीं सुन रहे, और हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में होंगे जो लोग म्यूजिक सुन रहे हैं। ये कंपैरिजन आपको ये देखने में मदद करेगा कि म्यूजिक का कोई एक्चुअल इम्पैक्ट है या नहीं। कंट्रोल ग्रुप एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है जिससे आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। चौथा स्टेप है रैंडम असाइनमेंट का यूज करना। बायस को एलिमिनेट करने के लिए रैंडम असाइनमेंट का यूज करना बहुत जरूरी होता है। रैंडम असाइनमेंट का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को बिना किसी प्री डिसाइडेड पैटर्न के रैंडमली कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में असाइन करते हैं। ये इंश्योर करता है कि दोनों ग्रुप्स में कोई सिस्टमेटिक डिफरेंस ना हो और रिजल्ट्स अनबायस्ड हों। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने फ्रेंड्स को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल देंगे और स्ट्रेंजर्स को कंट्रोल ग्रुप में, तो रिजल्ट्स बायस हो सकते हैं। रैंडम असाइनमेंट से आप इंश्योर करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स में कोई प्री एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस रिजल्ट्स को इम्पैक्ट न करें। पांचवा स्टेप है गैदर डेटा एंड एनालाइज इट। डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंट का क्रिटिकल फेज होता है। आपको अपना एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करना होता है और उस प्रोसेस में डेटा कलेक्ट करना होता है। इस डेटा को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना जरूरी है ताकि आप बाद में रिजल्ट्स को एक्यूरेटली एनालाइज कर सकें। अगर हम एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट की बात करें तो आप हर पार्टिसिपेंट का मेमोरी टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड करेंगे, बोथ कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स में। आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो म्यूजिक सुन रहा था का मेमोरी परफॉर्मेंस कंट्रोल ग्रुप से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था या नहीं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपको उसे स्टैटिस्टिकली एनालाइज करना पड़ता है। सिंपल टर्म्स में आप ये देखते हैं कि जो डिफरेंस आपको एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स में दिख रहे हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स आपको बताते हैं कि आपके रिजल्ट्स जेन्युइन हैं या बस चांस की वजह से आए हैं। चलिए अब हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट का आउटलाइन बनाते हैं जो एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। पहला हाइपोथेसिस है हमारा, लिसनिंग टू म्यूजिक इम्प्रूव्स मेमोरी परफॉर्मेंस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा म्यूजिक लिसनिंग, यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विल लिसन टू म्यूजिक और कंट्रोल ग्रुप विल नॉट। और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा मेमोरी परफॉर्मेंस, यानी मेजर्ड बाय अ वर्ड रिकॉल टेस्ट। फिर चौथा है स्टेप है हमारा कंट्रोल ग्रुप, पार्टिसिपेंट्स हु डू नॉट लिसन टू एनी म्यूजिक व्हाइल परफॉर्मिंग द मेमोरी टास्क। और हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है participants who listen to music while performing the memory task. Random assignment में participants will be randomly assigned to either the control group or the experimental group to eliminate selection bias. Procedure कैसे करेंगे? Both groups are given the same word list to memorize within a set time frame, जैसे 10 मिनट। Experimental group will listen to a specific type of music, say instrumental music, while memorizing the words, and the control group will memorize the words in silence.
After the memorization phase, both groups will be asked to recall as many words as they can within a time limit. The number of correctly recalled words by each participant will be recorded. The average number of words recalled by participants in both groups will be compared using statistical analysis, example t-test, to determine whether the difference in memory performance is significant. A well-designed psychology experiment needs careful planning and execution. By following these steps, from choosing a hypothesis to defining variables, using control and experimental groups, ensuring random assignment, and collecting and analyzing data, you can create an experiment that provides meaningful, unbiased results. अब हम इस एपिसोड के रैप अप करते हैं और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्रीफली रिकैप करेंगे जो हमने इस जर्नी में कवर किए हैं। इस एपिसोड में हमने साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बहुत डिटेल में बात की है। चलिए एक बार फिर से इनकी कॉन्सेप्ट को क्विकली समराइज करते हैं जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के फाउंडेशन होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जो रिसर्चर मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिसे हम मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा कि जैसे स्टडी टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है और एग्जाम रिजल्ट्स डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर दूसरा, कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। कंट्रोल ग्रुप एक बेसलाइन प्रोवाइड करता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है। हमने एग्जाम्पल दिया था ड्रग ट्रायल्स का, जिसमें कंट्रोल ग्रुप को प्लेसिबो दिया जाता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को असली ड्रग। फिर तीसरा है हमारा रैंडमाइजेशन। रैंडम असाइनमेंट का यूज करके बायस को एलिमिनेट करना जरूरी होता है ताकि हम जेन्युइनली देख सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर है भी या नहीं। हमने ये भी देखा कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को एक्सपेरिमेंट में डाल देंगे तो रिजल्ट बायस्ड हो सकते हैं, लेकिन रैंडमाइजेशन से ऐसा नहीं होता। फिर चौथा, हमने क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स के बारे में बात की। क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स वो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसमें रैंडम असाइनमेंट नहीं होती, जैसे स्कूल्स में इंटरवेंशन को टेस्ट करते टाइम। ये डिज़ाइंस प्रैक्टिकल होते हैं लेकिन लिमिटेशंस के साथ आते हैं। पांचवा है एथिक्स इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। पार्टिसिपेंट्स की वेलबींग को प्रोटेक्ट करना साइकोलॉजिकल रिसर्च का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट होता है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना ज़रूरी होता है और उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिसर्च के मेथड्स के बारे में। हमने मिलग्राम्स एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दिया जो इथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। फिर छठा है कॉमन बायसेस। रिसर्च में बायसेस को मिनिमाइज करना ज़रूरी होता है, जैसे सिलेक्शन बायस, कन्फर्मेशन बायस, etc। रैंडमाइजेशन और डबल ब्लाइंड स्टडीज ऐसे टूल्स होते हैं जो बायसेस को मिनिमाइज करते हैं। फिर सातवां है डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट। हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखा जिसमें हाइपोथेसिस चूज करना, वेरिएबल्स डिफाइन करना, कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाने और रैंडम असाइनमेंट का यूज करना शामिल था। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट में हमने टेस्ट किया कि डज लिसनिंग टू म्यूजिक इम्प्रूव मेमोरी परफॉर्मेंस। आपने देखा होगा कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के हर स्टेप में काफी सोच विचार और प्लानिंग इन्वॉल्व होती है। ये सभी स्टेजेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स रिलायबल और वैलिड हों। अगर आप अपने एक्सपेरिमेंट को ठीक से डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि बायसेस को मिनिमाइज करना, रैंडमाइजेशन का यूज़ करना और इथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करना, तो आपके रिजल्ट्स ट्रस्टवर्दी होते हैं। अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो चेंजेस हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आए हैं, किसी रैंडम या अनवांटेड फैक्टर की वजह से नहीं। इसलिए अगर आप साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स को ठीक से डिज़ाइन करते हैं तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मददगार सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।